जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, आज मैं ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो लेखपाल में जो ऑफिशियल जो सिलेबस आया है उसमें ग्राम विकास से संबंधित जो दिया हुआ है सिलेबस में, तो उसी से संबंधित है ये वीडियो। और ये बुक जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ये रोजगार प्रकाशन की बुक है। तो चलिए, ये ग्राम विकास के बारे में थोड़ा भूमिका, उसके बारे में क्या है कैसे है वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं फिर आपको। ठीक है, तो चलिए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय समाज का प्राथमिक रूप से ग्रामीण ग्रामीण समाज है, जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रामीण समाज है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% लोग कृषि से संबंधित हैं, गांव में लोग रहते हैं। ठीक है, उनका जीवन कृषि से तथा उनसे संबंधित व्यवसायों पर चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण भारत, जो भारत है वो ग्रामीण भारत ही है। अभी जा कर के आप सोचिए कि इतना तेज़ी से शहरीकरण और ये सब हो रहा है, वैश्वीकरण, और ये तो उसमें थोड़ा परिवेश बदल रहा है। अदरवाइज़ अभी भी गांव में ही आधी से अधिक आबादी गांव में ही रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता भी कृषि आधारित है। सही बात है कि ग्रामीण भारत की जो सामाजिकता है वो किस पे आधारित है, वो कृषि पर ही तो आधारित है। ठीक, भारत के विभिन्न भागों के त्यौहार, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें देखिए आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। वैसाखी कहाँ, पंजाब में। ठीक है, ओणम केरला में। हरियाली तीज ये हरियाणा में। बिहू आसाम में, ये लिस्टिंग में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। उगादी ये कर्नाटक में। तो ये मुख्य रूप से फसल कटने के समय ये मनाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से, पोंगल, बैसाखी, ओणम, हरियाली तीज, बिहू, उगादी, ये इनके स्टेट भी याद रखिएगा साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज एवं कृषि संरचना थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भारत के कुछ भागों में कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा काफ़ी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवारों के पास भूमि का टुकड़ा नहीं होता। असमानता आपको देखने को मिलेगी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चली आ रही है और बहुत पुरानी ये परंपरा है, जो जमींदारी और ये सब शुरुआत किया था लोगों ने। तो ब्रिटिश काल से ही ये सब अनियमितताएं और ये जो असमानता है वहीं से ये पनपी है और अभी तक चली आ रही है। अब तो जाके आज़ादी के बाद से जो भूमि सुधार हुए उनसे थोड़ा सा परिस्थितियां सुधरी हैं। अदरवाइज़ बहुत बुरी हालत थी। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि का टुकड़ा नहीं होता। कृषि मजदूरों की आय कम होने के कारण रोजगार असुरक्षित रहता है। आपको पता होगा कि कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसने कि अ, मतलब आप समझिए कि सबसे ज़्यादा रोजगार जो देने वाला क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। ठीक, तो आज भी कृषि जो है, और उसका अगर जीडीपी में योगदान देखें तो अभी 2021 के हिसाब से लगभग आप मान के चलिए 19% के आसपास है। ये बढ़ा है क्योंकि कोरोना में जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो डाउन हुआ, तो ये कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो जिसमें कि ग्रोथ हुई। और इसी ने ये मान के चलिए कि भारत जैसे जो देश हैं, विकासशील देश, उनको बचाया कृषि ने ही। ठीक है, तो कृषि पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और आगे भविष्य में चलाई भी जाएंगी, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहीन लोग निम्न जाति समूह से होते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं मालूम है, आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो गांव में अगर आप कभी आपका गांव से ताल्लुक़ रहा हो तो आपको पता होगा कि सीमांत किसान और भूमिहीन लोग गांव में जो निम्न जात के लोग होते हैं, छोटी जात के लोग होते हैं, उन वो ये ज़्यादा अधिकतर उन्हीं के समस्या जो है ये उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि
सीमांत किसान और ये जो भूमिहीन किसान होते हैं, अधिकतर ये ऐसा नहीं है कि उच्च जाति वाले या वैसे नहीं दिखेंगे आपको भूमिहीन, वो भी दिखेंगे, वो भी गरीब दिखते हैं और वो भी संकट में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आप अधिकतर देखने को यही मिलेगा। ठीक है, तो सीमांत किसान क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे आया है सीमांत किसान। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सीमांत किसान जिनकी जो ज़मीन की जो माप है वो लगभग 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ही है, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। तो भारत में लगभग 80% जो है किसान यही हैं, मतलब छोटे एकदम सीमांत किसान। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, वे अधिकतर प्रबल जात के लोगों के यहाँ कृषि मजदूरी करते थे। उत्तरी भाग में कई भागों में अभी भी बेगार या मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकती है। वैसे रेयरली ही कहीं देखने को मिलेगी किसी गांव में, अदरवाइज वो सब समाप्त हो चुका है, कहीं कहीं हो सकता है देखने को मिल जाए। चलिए अभी देखते हैं ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक समझ लेते हैं। ब्रिटिश काल में क्या क्या सुधार हुए, कैसे क्या क्या व्यवस्था की गई। तो जमींदारी व्यवस्था, आपको याद होगा जमींदारी व्यवस्था शुरुआत की गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए जमींदारी, इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता था। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था। कहने का मतलब है कि बीच में जमींदार होते थे, यहाँ पे कृषक होगा और यहाँ पे सरकार होगी। ठीक है, तो ये इनको लगान ये इनसे वसूलेंगे और ये जो है सरकार को देंगे, ये जमींदारी व्यवस्था है। ठीक, और रैयतवाड़ी क्या है, रैयतवाड़ी में सीधे सीधे आप किसान और जो सरकार है उसके बीच में सीधा संबंध होता था, बीच में कोई नहीं होगा रैयतों से, इसलिए उसको रैयतवाड़ी कहा गया। रैयत मतलब किसान ही होता है। तो यहाँ जमींदारों को हटाकर कृषकों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 व्यवस्था भूमि सुधार के उसमें लगाई गई थी। ठीक है, तो आप इनको देखिएगा कि आप कहाँ कहाँ ये किस किस क्षेत्र में थी। जैसे जमींदारी जो है वो बंगाल, बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में, फिर रैयतवाड़ी इधर आपका महाराष्ट्र इस साइड में पश्चिमी भाग में, और महालवाड़ी जो है आपका इधर ये अपना पश्चिमी साइड में आप मान के चलिए, और थोड़ा बहुत इधर मद्रास और ये सब इन सब जगहों पर, ये कई कई जगहों पर महालवाड़ी भी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हुई थी। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, आप हिस्ट्री में इसको बेहतर ढंग से थोड़ा बताएंगे। स्वतंत्र भारत में क्या क्या सुधार हुए, कैसे कैसे चली सुधार व्यवस्था। देखिए जमींदारी व्यवस्था को सबसे पहले समाप्त किया गया, परंतु यह केवल कुछ ही क्षेत्रों में हो पाया। आपको पता होगा भूमि सुधार की समस्या बहुत पुरानी है और ये अभी भी मतलब इसका निराकरण नहीं हो पाया है पूर्णतः। तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उस पर कभी अन्य दिन चर्चा करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पट्टेदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, परंतु यह केवल बंगाल तथा केरल तक ही सीमित रहा। देखिए ये भी मतलब इसमें भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भूमि की हदबंदी अधिनियम जो राज्यों का कार्य था, इसमें भी बचाव के रास्ते और विधियां निकाल ली गईं। जिनके पास बड़ी बड़ी जो ज़मीनें थी, भाग थे, उन्होंने कुछ न कुछ दिखाकर, कहीं किसी और के नाम पे दिखाकर कुछ ऐसा दिखाया वो, जिससे कि उनकी ज़मीनें बच गईं काफ़ी सारी। तो वही बता रहे हैं इसमें कि रास्ते और विधियां निकाली गईं, जिससे यह आधा अधूरा ही रहा, पूरा नहीं हो पाया। ठीक, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं इसमें। ग्रामीण समाज एवं हरित क्रांति। हरित क्रांति का प्रथम चरण 2 चरणों में माना जाता है इसको, तो ये मान के चलिए पहले पहले प्रथम चरण। तो इसमें 1960 से 70 के दशक में कृषि आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, जिसमें आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई थी तथा यह अधिक उत्पादकता वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशक खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश पर केंद्रित था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसी ये 60 से 70 के दशक में शुरुआत हुई थी। अच्छा आप बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये हरित क्रांति के जनक कौन है, वैश्विक स्तर पर बताइए आप।
भारत के स्तर पे भी बताइए और वैश्विक स्तर पे बताइए। चलिए भारत के स्तर पे मैं बताता हूँ कि एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। और वैश्विक स्तर पे बताइए आप किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप। इस क्रांति का लाभ मध्यम तथा बड़े किसान ही उठा सके, सीमांत किसानों को इस क्रांति का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। ज़्यादातर कृषक स्वयं के लिए उत्पादन यानी कि जीवन निर्वाह के कर पाते थे और बाजार के लिए असमर्थ होते थे। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि के भाग होते थे, अब किसी के पास 1 ही एकड़ ज़मीन है, अब उसमें क्या करेगा, वो कितना लगाएगा, कितना क्या उगाएगा, तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिला। वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं। आज भी गाँव में जाइए, अगर आप किसी के पास बहुत छोटी कम ज़मीन है, तो वो उसमें सिर्फ अपने परिवार का पालन करने के उद्देश्य से ही खेती करता है। उसको उसके दिमाग में आता ही नहीं है, उस उतना वो पैदावार, उस उत्पादकता बढ़ा ही नहीं पाता है कि वो बाजार तक पहुंच सके। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। इसी इसी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा कि हरित क्रांति का जो प्रभाव शुरुआत हुई थी, वो आपको ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, कि बड़े बड़े किसान थे, मध्यम और बड़े किसान थे, उनके पास पैसा भी था, वो लोग कृषि को आधुनिकीकृत कर सकते थे, कीटनाशक खरीद सकते थे, और ये सब जो बीज वगैरह दिए जा रहे थे, मतलब वो वहन कर सकते थे, कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से वहीं पर जो शुरुआत हुई थी उसी क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का मुख्य रूप से गेहूं चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। शुरुआत में जब हुआ तो सिर्फ गेहूं और चावल ही उत्पादित किया जा रहा था। हरित क्रांति कुछ ऐसे क्षेत्र में जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी प्रभावशाली रही। वहाँ भी थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन मेजर पार्ट यही रहा, ठीक है। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, आपको पता है कि बहुत बढ़ोतरी हुई, और आज आज ऐसा आ गया है कि हम मतलब देशों को आयात निर्यात भी करते हैं, ठीक है। पहले का समय था जब एक टाइम ऐसा था कि पीएल अमेरिका से गेहूं आता था, PL480 करके था वो, वहाँ से आता था, और वो भी इतना घटिया किस्म का था। अमेरिका जो है वो हमें उसको निर्यात करता था। लेकिन जब ये हरित क्रांति जब से हुई और उत्पादकता बढ़ी धीरे धीरे, तो आज की स्थिति ये है कि हम सक्षम तो हैं ही हैं, अपने लोगों के लिए तो हम उत्पादन करते ही हैं, हम निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो धनी किसान और धनी हो गए। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि भाई जहाँ पर जिनके पास पैसा था वही ये हरित क्रांति का लाभ ले पाए। तो इससे क्या हुआ कि धनी किसान और धनी हो गए, और भूमिहीन और जो सीमांत भूधारक की दशा थी वो और बिगड़ गई, ठीक है। वो मतलब असमानता बढ़ गई, और आज भी वो देखने को मिलती है। तो कृषि मजदूरों की मांग जो है वो बढ़ गई, यानी कि अब मजदूरी करने के लिए जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी, तो वो क्या करेंगे, वो जब मज़दूरों को हायर करेंगे, उनको बोलेंगे कि आइए हमारे यहाँ आप काम करिए, और जो भी है पैसा देंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण, इस क्रांति के चरण में सूखे तथा सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। किसान बाजार पर निर्भर हो गए हैं। जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुआ वे अधिक विकसित हुए, और अन्य क्षेत्र पूर्ववत रहे, जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये सब, यहाँ पर इसका प्रभाव कम रहा, और अभी भी आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक। हरित क्रांति के पश्चात ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आया, ग्रामीण समाज में देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिवर्तन हुए। हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। जैसे क्या हुआ, गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। भूस्वामियों एवं किसानों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी आई। दिहाड़ी मजदूरों का उदय हुआ। अब जिसके पास नहीं है ज़मीन, रोजगार नहीं है, तो वो दूसरे के खेतों में जाकर काम करने लगे। तो वही बता रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरों का उदय हुआ, ठीक है। उस दौरान कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ, जिसे कुछ विद्वानों ने पूंजीवादी कृषि का रूप कहा, क्योंकि विकसित क्षेत्रों में ग्रामीण विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। मुद्रा का प्रवाह गांव की ओर बढ़ा तथा व्यापार व रोजगार भी बढ़ा। यह प्रक्रिया औपनिवेशिक काल से महाराष्ट्र में कपास की खेती से शुरू हो गई थी, ठीक है। राज्यों
ने स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, सड़कों तथा सरकारी संरचनाओं तथा ऋण की सुविधा से इसकी गति काफ़ी बढ़ाई। इसका सीधा प्रभाव कृषि संरचना तथा गांवों पर पड़ा। अनेक अभिजात वर्ग बने जो आर्थिक राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए। आप अभी देख सकते हैं। मध्यम इसके साथ ही उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ, निजी व्यावसायिक कॉलेज बने, मध्यम वर्ग को बढ़ावा मिला। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर इसका प्रभाव विभिन्न देखा गया, जैसे केरल के काफ़ी लोग खाड़ी प्रदेशों में जाने लगे। ठीक, मजदूरों का प्रवासन, देखिए क्या क्या प्रभाव पड़े वो सब बताया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की वृद्धि कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ी है। मजदूरों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक बंधन टूटने से इनका हरित क्रांति द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों जैसे पंजाब और हरियाणा में पलायन होने लगा। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। ठीक है, आपने अभी देखा होगा जो कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ था तो कैसी व्यवस्था या क्योस जो हुआ था उसमें प्रवासियों को लेकर, तो वो यही सब है, इसी सब का रीज़न था ये सब, वही बताया गया है इसमें कि प्रवासी बढ़ने लगे इधर से, यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और इस जगह से, जहाँ पर रोज़गार मिलेगा लोग वहीं जाएंगे। ठीक है, पुल और पुश फैक्टर का वो काम करता है। ठीक है, तो वो इकोनॉमी का पार्ट है, उसको भी देखेंगे। उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव के बाहर काम करने में बिताते, वहीं गांव में कृषि महिलाओं का मुख्य कार्य बन गया है। तो आपने देखा होगा कि जब जहां पुरुष बाहर चला जाता है कमाने के लिए तो महिलाएं जो है खेतों में काम करती हैं, और नहीं भी जाने से भी वो सब एक ही परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो चारों खेती में लगे रहते हैं। महिलाएं भी कृषि में मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं। जिससे कृषि का महिलाकरण हो रहा है। कृषि में आज वैसे तो महिलाएं आज हर प्रत्येक क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं, अपना श्रेष्ठतम दे रही हैं, लेकिन कृषि में जैसे आप गांव में जाइए तो महिलाएं अधिकतर देखने को मिल जाती हैं कि वो कृषि में काम कर रही हैं। ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं ग्रामीण समाज, ये देख लेते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं ग्रामीण समाज। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि एलपीजी सुधार, जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, जो वैश्वीकरण और उदारीकरण और ये, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े ग्रामीण समाज पे, जो अपना भारतीय ग्रामीण समाज है। ये पूछा भी जाता है, ये जीएस इसमें मेंस में भी ये सवाल बनता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाइए, वो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला वैश्वीकरण ने। तो आप इसको देख लीजिए, इसके जो प्रभाव हुए हैं उसके हेडिंग में बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जानने को नहीं है, तो जहाँ पर मुझे लगेगा मैं उसको आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। वैसे हेडिंग में बताता जाऊंगा आपको कि कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, वैश्वीकरण के तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, विचारों, सूचनाओं तथा व्यक्तियों के व्यापक सीमा पार विनियमन से है। कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण से मतलब ये है कि कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। वैश्वीकरण से जैसे अब आप देखते हैं कि पूरी दुनिया लगभग ग्लोबल गांव की तरह काम कर रही है। ठीक है, एक दूसरे के यहाँ सामान भिजवाना या व्यापार करना, ट्रेड, व्यापार, पर्यटन, जो भी है सब चीज़ होती है। कुछ देश हैं जिनकी क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो किसी से न लेते हैं देते नहीं, वो एकदम बंद अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है इसमें कि क्या है वैश्वीकरण, क्या है वो बताया गया है। भारत द्वारा एलपीजी, मैंने बताया ना, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वही बताया गया है यहाँ पे। सुधारों को अपनाने के बाद, कब अपनाया गया था? 91 में, आपको याद होगा जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में प्रधानमंत्री थे वो, तो उनके समय पे ये अपनाया गया था। इसके महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए गए थे। इसने उत्पादकता, विकास, आय वितरण, प्रौद्योगिकियों, आजीविका की सुरक्षा तथा नीतियों को प्रभावित करते हुए भारतीय समाज में सभी व्यक्तियों के कल्याण का प्रतिबद्धता अव्यक्त की। इसके साथ वैश्वीकरण ने ग्रामीण समाज, भारतीय समाज में कई वास्तविक खतरे भी उत्पन्न किए। ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा वैश्वीकरण का, वो देखिए।
कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है कि कृषि किस प्रकार से होने लगी है अभी, पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है। ठीक है, अब वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप किसानों को पारंपरिक फसलों के स्थान पर अब निर्यातोन्मुख, मतलब जिन फसलों को निर्यात किया जा सके वैसी फसलों को तरजीह दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, उनके नकदी फसलों पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि लागतों के कुशल उपयोग के ने कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा लाभदायक बना दिया। लेकिन विकासात्मक दबाव ने कृषि भूमि जोतों के आकार में कमी की तथा कृषि के व्यवसायीकरण ने किसानों को निजी अभिकर्ताओं पर निर्भरता में वृद्धि कर दी। ठीक है, कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी होंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से क्या हुआ, ये आर्थिक दृष्टि से देखिए कि यहाँ पे वैश्विक बाजार विस्तार मिला, नई नई प्रौद्योगिकी मिली, आदान प्रदान हुआ, विनिर्माण प्रौद्योगिकी। ठीक, तो इसमें देख लीजिए ये इकोनॉमी का सेक्टर है, तो इस पर ज़्यादा यहाँ पर नहीं, आप इकोनॉमी में जब पढ़ाएंगे बताएंगे कभी किसी वीडियो में तो आपको समझा देंगे ये बढ़िया से। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, तो मूल्य में भी परिवर्तन देखने को आपको मिला है। पहले किस प्रकार लोग रहते थे, उनकी नैतिकता क्या थी, मूल्य अब बदल गए हैं। देखिए संकीर्ण मानसिकता जो है पहले की जो हुआ करती थी वो क्षीण हो गई। ठीक, इस प्रकार प्रायः ग्रामीण भारतीय समाज की सामाजिक नैतिकता के साथ संघर्ष रहते थे, जिस कारण इसे विवाह, पारिवारिक संरचना तथा भूमि संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावी होते हैं। तो वही बताया गया है कि आप जो कुछ अगर फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। ठीक है, पितृसत्तात्मकता, महिला शिक्षा, बाल विवाह, ग्रामीण रीति रिवाज आदि, इन सब में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है निश्चित तौर पे, आपने देखा होगा प्रत्येक क्षेत्र में देखा होगा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं। ठीक, तो उसका प्रभाव पड़ा है, ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और आगे बढ़ी हैं। ठीक है, उनको प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छी बात भी है। ठीक है, प्रवासन, वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी को कम करने तथा शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन में योगदान दिया। आपको पता है कि जहाँ फैक्ट्री लगी, कहीं कुछ बड़ी फैक्ट्री लगी तो लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं लोग, तो प्रवासन में वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 2011 से 16 के बीच लगभग 9 मिलियन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास किया। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये डाटा कहीं मेंशन करना होगा तो आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, आपको डिजिटल विभाजन भी देखने को मिलेगा। शहरों में अधिक लोग यूज़ करते हैं, गांव में अभी भी कम है। वहाँ इंटरनेट अच्छा आता है, गांव में अब तो खैर जब से जियो और ये सब चीज़ आ गई, गांव में भी टावरों का अधिकाधिक टावर लगाए गए, तो अब तो थोड़ा बहुत सही हो गया है। लेकिन फिर भी शहरों की अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे निर्यात उन्मुखता, कि लोगों ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने हेतु रोजगार सृजन, पूंजी पुनर्वितरण पर केंद्रीय नीतियों द्वारा समर्थन प्रदान करके निर्यात में वृद्धि की है। अगर आप पहले का निर्यात देखेंगे और अभी का तो बहुत अंतर आ गया है, पहले बहुत कम करते थे, अब अधिक करने लगे हैं। ठीक है, अभी उसका डाटा अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट आया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। कौशल निर्माण, तो कौशल निर्माण में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए सरकार ने क्या क्या किए हैं अभी, जैसे उसको और बढ़ावा देने के लिए, तो कौशल निर्माण इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। पीएम कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं रोजगार पर राष्ट्रीय नीति, उस्ताद योजना, ये योजनाएं चलाई गई हैं, इनका उचित तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ये चलाई तो गई हैं, लेकिन इनका जो जिस वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को मिलना चाहिए फ़ायदा, तो उसको मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है। तो वही बता रहे हैं कि उनको सही तरीके से कार्यान्वित भी करना है। जो भी योजनाएं बनी हैं उनको अगर सही ढंग से क्रियान्वित ना किया जाए तो फिर उनका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, लघु और मध्यम उद्योगों का सुदृढ़ीकरण, वो आपको दिखा कि क्या क्या किया गया है या किस स्तर पे किया गया है वो। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा एमएसएमई के जो उनकी परिभाषा है वो उसको भी चेंज किया गया है कि कितने से कितने तक
लघु होंगे, फिर सूक्ष्म, फिर मध्यम, जो भी परिभाषा है वो चेंज हुई है, तो वो मैं अलग से बताऊंगा आपको इकोनॉमी के वीडियो में। ठीक है। अवसंरचना का निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार, इंटरनेट की पहुंच से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अगर जिस गांव में ये सब चीज़ें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, दूरसंचार है, इंटरनेट है, ये सब है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग फिर कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है, तो उनका वो आर्थिक विकास में सहायता ही करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अवसंरचनाओं का विकास, उनका भी निर्माण होना चाहिए। और याद होगा आपको, सरकार जो है अवसंरचना विकास पर अधिक जोर दे रही है। अभी एनआईपी जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। अभी देखिए बजट में भी इसका जिक्र किया गया था पिछले साल। ठीक है। गति गति योजना, तो ये सब अवसंरचना विकास से संबंधित हैं। ये आगे योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी इसमें। मानव विकास में वृद्धि भी करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा। ठीक। तो वैश्वीकरण मुख्यतः प्रवास, व्यापार, वित्तीय प्रवाह के माध्यमों से संपूर्ण विश्व के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया एवं एकीकरण में वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक। परंतु आर्थिक पहलू से भिन्न इसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयाम भी हैं। इसके क्या क्या परिणाम हुए, जैसे आप उदाहरण बताया गया है इसमें। पारिवारिक संरचना। ठीक है। पूर्व में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आपको पता है। आजकल बस दो या चार, बहुत ज़्यादा होंगे तो चार लोग होंगे फैमिलीज़ में, क्योंकि बाहर लोग निकल गए, बाहर कमाने के लिए चले गए, तो वहाँ सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। अब पहले क्या हुआ, पहले दादा दादी सब एक साथ रहते थे, तो बड़ा परिवार होता था, जॉइंट फैमिली में चाचा, दादा, काका, जो भी है सब एक साथ रहते थे। अभी क्या है, वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। सिर्फ दो लोग रहेंगे, तीन लोग। ठीक है। जितने दो, हम दो, हमारे दो, बस। ठीक है। तो वो हुआ। फिर धर्मनिरपेक्षता, ये भी देखने को मिल रही है। कैसे आपको देखने को मिल रही है धर्मनिरपेक्षता। भाषा और बोलियाँ, ये भी अब अब लोग क्या है, शुद्ध हिंदी ना बोल पा रहे हैं, ना शुद्ध इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है। ठीक है। वो हिंग्लिश हिंग्लिश का एक प्रचलन बढ़ गया है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो मैं भी हिंदी और इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें इंग्लिश में, कुछ हिंदी में। ठीक है। भोजन या खान पान, इसमें भी बहुत चीज अंतर आया है। आपने देखा होगा कि पहले कोई पिज़्ज़ा, बर्गर या ये सब चीज़ों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पहले लोग अपना दाल चावल रोटी सब्जी खाया करते थे। अभी लोग मैकडोनल्ड जाते हैं, केएफसी जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें खाते हैं, तो नूडल्स खाते हैं, ये सब। तो ये अभी जो ये है वैश्वीकरण का ये सब प्रभाव है ये। ठीक है। ये सब फास्ट फूड का प्रचलन हो गया है। ये सब जो वेस्टर्न कल्चर था उसको अपना रहे हैं लोग। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, समग्र रूप से वैश्वीकरण एक ऐसी वास्तविकता है जो वर्तमान में अनिवार्य व स्थिर बन चुकी है। ठीक। इसके परिणाम स्वरूप उपर्युक्त उपायों को नीतिगत दृष्टि के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिए। जहाँ वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को अपने तरीके से प्रभावित किया है, वहीं इसके केवल समरूपीकरण के माध्यम से समझने के बजाय समरूपीकरण, संस्करण और पुनरुत्थानवाद की तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित तरीके से समझा जा सकता है इसको। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप वैश्वीकरण का अच्छा मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, वहीं पर आपको नकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक नहीं देखना है, हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपनी उस संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे भी बताऊंगा, ये यहाँ से फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है। जय हिंद।